Jai Hind students, welcome in our online classes SRPS Basti. In last lecture we had discussed about the ionization enthalpy, definition and example of ionization enthalpy and about a screening and shielding effect. So we have to discuss about the first and second and third and so on ionization enthalpy. Means what is the meaning of first, second ionization enthalpy? So with example we can start that. For example, sodium have nucleus. In first shell there are 2 electrons, in second shell there are 8 electrons, and in third shell there is 1 electron. So outermost electron is loosely held with the nucleus, so it is easy to remove that electron. So very less energy is required to remove that electron, or less amount of heat is released in that process. So ionization enthalpy for this electron is low. So we can write that delta H1 means first ionization enthalpy is very low. Okay, first ionization enthalpy, in short IE we can write. Okay, first ionization enthalpy is very low. But if we want to remove second electron, means after Na plus, now you want to remove second electron also. Is it possible? Generally it have 2-8 configuration now. Okay, जब सोडियम था तो कॉन्फ़िगरेशन क्या था 281, और 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद अब कॉन्फ़िगरेशन क्या है 28. अब ये ऑक्टेट कंप्लीट है और ये स्टेबल है. अब सेकंड इलेक्ट्रॉन अगर हम इसमें से यहाँ से रिमूव कराना चाहें सेकंड शेल से तो ये पॉसिबल नहीं होगा, और अगर आप ऐसा करना चाहते भी होंगे तो ये बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी, या फिर यहाँ पर हीट बहुत ज़्यादा रिलीज़ होगी. ओके, तो और ये जनरली हम कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, या फिर ऐसा हम करेंगे भी तो बहुत ज़्यादा हीट या एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी. ओके, अब 2-8 कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद वो वैसे भी इलेक्ट्रॉन लूज़ या गेन करना नहीं चाहता, क्योंकि वो स्टेबल हो जाता है, उसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाती है. ये सबको पता है आपको. ओके, so we can write that first ionization enthalpy is very low in comparison to second ionization enthalpy of sodium. ओके, तो अब आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि सोडियम मेटल के लिए फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, ओके, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इज लो देन सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, या इनके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. वाई? ओके, तो आपको ये एक्सप्लेन करना होगा कि यहाँ पर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के रिमूवल के बाद यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट हो जाती है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है. इस वजह से सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव होने में यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम होगी, और इट इज़ नॉट पॉसिबल. यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट या एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. ओके, इसलिए इनके बीच में गैप बहुत ज़्यादा है. अब देखिए, अब फर्स्ट सेकेंड, और मैंने कहा ऐसे ही सेकेंड के बाद थर्ड भी हो सकता है, थर्ड के बाद फोर्थ भी हो सकता है. तो ऐसे ही अब आपको पता है कि आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन्स निकलना स्टार्ट होंगे. सबसे आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होगा, पहला इलेक्ट्रॉन जो निकाला जाएगा वो फर्स्ट होगा, और उसके बाद वाला सक्सेसिव सेकंड होगा. ओके, यानी कि अब हम मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम आयन की, तो मैग्नीशियम आयन में क्या होता है 282. ओके, अब 282 में आपको पता है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाएगा. ओके, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में जितनी एनर्जी लगेगी वो अमाउंट फिक्स होगा, और फिर सेकंड इलेक्ट्रॉन भी इसका रिमूव किया जाएगा, उसके लिए भी कुछ एनर्जी लगेगी. यानी कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में जितनी एनर्जी लगेगी और सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में जो एनर्जी लगेगी, अगर इनमें कंपैरिजन किया जाए तो आपको पता है कि सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव कराना ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 281, और ये 1 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ये स्टेबल हो जाता है बहुत. तो इस वजह से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी में अगर कंपेयर करें फॉर मैग्नीशियम, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी. और अगर थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें यहाँ पे, तो थर्ड कहाँ से निकलेगा, यहाँ से 28 के बाद, जो कि बहुत मुश्किल होगा या बहुत टफ होगा, मीन्स इट इज़ नॉट पॉसिबल.
बिकॉज ऑफ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो अब आप यहाँ पर इस तरीके से किसी भी एलिमेंट के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कौन सी ज़्यादा है और कौन सी कम है, और अगर कंपैरेटिवली पूछा जाए तो भी आप उसे बता सकें। आपको कुछ एग्जांपल्स इसके लिए याद रखने हैं और कुछ पॉइंट्स आपको ऐसे लिखने होंगे। ओके, कुछ मेटल्स के और कुछ नॉन मेटल्स के लिए। और आप जैसे इसमें जानते हैं कि मेटल्स के लिए हम जनरली आयनाइजेशन एंथैल्पी लिखेंगे क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन रिमूव कराने की बात करा रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में जो हम बात करेंगे तो वो स्पेशली नॉन मेटल की बात करेंगे। ओके, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें, इसको ज़रूर आप नोट कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी तो आप उससे पूछ सकते हैं डाउट क्लास में। ओके, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी। अब देखिए ये क्या होती है, यहाँ पर भी हम टर्म समझें। इलेक्ट्रॉन गेन, ये तो आपको पहले से पता है कि इलेक्ट्रॉन रिसीव होगा, और एंथैल्पी का मतलब बताया गया था कि हीट से रिलेटेड, यानी कि कितनी हीट यहाँ पर रिलीज हो रही है। ठीक है, जैसे एग्जांपल है देखिए यहाँ पर क्लोरीन एंड क्लोराइड, Cl एंड Cl माइनस। अब Cl में आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 287 एंड Cl माइनस में 288। ओके, यानी कि 7 जो था उसमें एक इलेक्ट्रॉन गेन होने के बाद ये 288 हो जाता है, और 288 कॉन्फ़िगरेशन इज़ मोर स्टेबल इन कंपैरिजन टू 287। ओके, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी बढ़ रही है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद इस यहाँ पर स्टेबिलिटी बढ़ रही है, और वहाँ पर पहले क्या हो रहा था, आयनाइजेशन एंथैल्पी में इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती थी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद एंथैल्पी को हम कंपेयर करें तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन करने से हीट रिलीज होगी या हीट एब्जॉर्ब होगी? ऑब्वियसली जब स्टेबिलिटी बढ़ती है, ठीक है, तो वहाँ पर हीट रिलीज होगी, क्योंकि जब हीट रिलीज होगी यानी एनर्जी कम होगी, और कभी भी किसी भी चीज़ की एनर्जी जब कम होती है तो वो स्टेबिलिटी की तरफ मूव करता है, यानी वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है पहले से। ओके, तो यानी कि यहाँ पर हम बात करेंगे कि डेल्टा एच की वैल्यू जितनी ज़्यादा निगेटिव होगी, ओके, डेल्टा एच की वैल्यू जितनी ज़्यादा निगेटिव होगी उतना ज़्यादा स्टेबल होता है, वो उतना ज़्यादा स्टेबल फॉर्मेशन हो रहा है वहाँ पर। ओके, तो हीट जितनी ज़्यादा रिलीज़ होगी उतना ज़्यादा निगेटिव वैल्यू होगी डेल्टा एच की, और उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो अब देखिए हम बात करें कि फ्लोरीन और क्लोरीन के कंपैरिजन करें तो दोनों ही नॉन मेटल हैं, दोनों ही इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। आपको पता है फ्लोरीन में क्या होता है भाई, 2 7, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर है 9। ओके, तो 2 7 में एक इलेक्ट्रॉन गेन करके ये क्या बन जाता है, 2 8, यानी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन करता है। तो F से F माइनस बन जाता है, यानी फ्लोरीन से फ्लोराइड बन जाता है। तो क्लोरीन से क्लोराइड बनना, फ्लोरीन से फ्लोराइड बनना, ये तो इनकी प्रॉपर्टीज़ मैच कर रही हैं। अब बात आती है यहाँ, वाई क्लोरीन हैव मोर आई, सॉरी यहाँ आइस लिखा है, ये गलत हो गया, इसमें होगा EGE। ओके, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इस वजह से यहाँ पर ये गलत हो गया है। ठीक है, ये लिखा हुआ है, मिस्टेक हो गई। वाई क्लोरीन हैव मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन फ्लोरीन, यानी कि यहाँ पर ज़्यादा निगेटिव वैल्यू किसकी होगी, क्लोरीन के लिए। फ्लोरीन के लिए उतनी ज़्यादा निगेटिव नहीं है जितनी क्लोरीन के लिए। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ कि ये आप पढ़िएगा। ओके, इससे रिलेटेड जो रीज़न है, जो रीजनिंग क्वेश्चंस होते हैं उसमें बहुत अच्छे से आपको बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। ऐसे इम्पॉर्टेंट साइंस के टर्म्स होते हैं कुछ जो आपको लिखना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर मैंने आपको ये क्वेश्चन होमवर्क में दिया कि वाई क्लोरीन हैव मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दैन फ्लोरीन। ओके, ये आपको लिखना है। और फिर इसके बाद हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक कंपैरेटिव स्टडी है, यानी हम उसमें कंपेयर करके किसी चीज़ को जज कर सकते हैं कि कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, कौन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टर्म जो है वो मतलब क्या, उसका पावर ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन, यानी कोई किसी को कितनी ज़्यादा पावर से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकता है। ठीक है, एलिमेंट्स में कंपेयर करें तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर को हम उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। Okay students, so you have to write the
exact reason of that why chlorine have more electron gain enthalpy than fluorine, and I will explain you in doubt session. Okay, thank you.